हाँ, आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ा और काल्पनिक संख्या भी पढ़ा होगा, शायद हो सकता है रह गया हो पढ़ाने को। तो वास्तविक संख्याओं में आपने देखा था कि परिमेय और अपरिमेय पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं है ना, जिनको हम ये भी कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये क्या होती हैं भैया, इनमें वर्गमूल का निशान तो लगा ही होता है। ठीक है, साथ साथ में ये पूर्णांक देखिए अंदर लिखा है 3, इसमें ऋण लगा दीजिए। यदि आप इस प्रकार संख्याएं लिख दें तो ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। क्या है ये? काल्पनिक संख्याएं हैं। कई संख्याएं ये काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये परिमेय नहीं है ना ये अपरिमेय है। क्या है ये? काल्पनिक संख्याएं हैं। अगर न जानकारी हो तो इसको भी जान ले। आपने शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध भी पढ़ा है। बोलिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? शून्यकों या गुणांकों या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी देखा। ठीक, जैसे आपने पढ़ा नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो रैखिक बहुपद है, कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद क्या था आपका? ए एक्स प्लस बी। बोलिए क्या था ये? रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी। ठीक, इसका यदि शून्यक क्या है? शून्यक के है, तो शून्यक और गुणांकों में संबंध, तो के बराबर माइनस बी अपान ए। अब ये बी क्या है? अचर है यहाँ पर। ए क्या है? एक्स का गुणांक है। ठीक है, तो ये आपका चूंकि रैखिक बहुपद है, तो आपने देखा अगर इसका शून्यक के है और गुणांक जो हैं ए और बी हैं, ठीक है, तो इनमें शून्यक और गुणांकों में संबंध देखा आपने, ये पढ़ा। यदि रैखिक बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का कोई द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। इसके शून्यक आपने माना नहीं था, अल्फा बीटा हैं। क्या है अल्फा बीटा? शून्यक। कितने शून्यक? 2। अब 2 से अधिक शून्यक इसके नहीं होंगे, है ना, अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे। जैसे आपका रैखिक बहुपद है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 1 शून्यक होगा। जैसे त्रिघात बहुपद है, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। ऐसे चतुर्घात बहुपद है तो अधिक से अधिक 4 शून्यक होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अगर द्विघात बहुपद है, शून्यक 2 हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। बोलिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बी क्या है? गुणांक है। ए क्या है? गुणांक है। अब बी किसका गुणांक है भाई? एक्स का गुणांक है। ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर गुणांक है। कुल मिलाकर के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है कि नहीं है? इस प्रकार आपने पढ़ा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कल हमने आपको ग्राफ से संबंधित भी कुछ बताया था, अर्थात शून्यकों का या शून्यक का ज्यामितीय, शून्यकों का या शून्यक का ज्यामितीय अर्थ भी जाना है। बोलिए, आप जाना नहीं जाना ज्यामितीय अर्थ? शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या जाना आपने? आपने देखा नहीं था कि जब हमारा कोई ग्राफ एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर बनाया जाता था, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, ग्राफ हमारा क्या था? इस प्रकार मान लीजिए 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है। देखिए किसको? एक्स अक्ष को। तो बताइए कितने शून्यक आपने पढ़ा? आप कहेंगे 2 शून्यक पढ़ा। ठीक है, यदि ग्राफ 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, ग्राफ 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार ये लीजिए, ठीक है, तो जब ग्राफ 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है तो आप ही बताइए
एक्स अक्ष को भाई कितने बिंदुओं पर काटा जाएगा, माना जाएगा एक बिंदुओं पर। तो अर्थात इस ग्राफ का आपने देखा, इस ग्राफ को देखा कि एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटता है, अर्थात इसके शून्य कितने होते हैं, केवल और केवल एक। ठीक है। और ऐसा भी आपने पढ़ा कि यदि ग्राफ में यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कोई ग्राफ बनाते हैं तो ये ऊपर बनता है, कभी क्या बनता है, नीचे बनता है ना। तो आपने देखा कभी यूँ बन जाता है। तो आप देख रहे हो क्या एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है क्या? हाँ, ऊपर भी है, नीचे भी है, बना है ग्राफ, लेकिन आप देख रहे हो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब इसके शून्य क्या है? इसके शून्य बिल्कुल नहीं है, इसके शून्य नहीं है। ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि एक प्रश्न है आपका, ये होमवर्क के लिए है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अपने फेयर में ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है। ये प्रश्न है, क्वेश्चन ये है आपका, देख लो। ये हमने क्या दिया आपको, होमवर्क दिया कि ये आप अपने अपने घर में कर लेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं? आप देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं, अर्थात द्विघात बहुपद का कौन इसमें ग्राफ नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ये कहीं काट रहा है क्या एक्स अक्ष को? कहीं नहीं काट रहा। तो इसके शून्य क्या है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में भी हमने देखा कि यह एक्स अक्ष को काट तो रहा है, ठीक, संपाती है, अर्थात बिंदु एक पर ही काट रहा है एक्स अक्ष को। तो इसके भी शून्य केवल और केवल क्या है? एक हैं। इसको आप देख लीजिए, ये ग्राफ बनाया गया है तो एक्स अक्ष को एक बिंदु और दो बिंदुओं पर काटता है, अर्थात क्या है? ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, अर्थात शून्य क्या है इसके? केवल और केवल दो है। इसमें देखिए यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थान पर काटता है, 1 2 3। ठीक। अब आप ही बताइए ये इसके शून्य क्या होंगे? 3 होंगे। क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, अर्थात ये तो है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि द्विघात बहुपद के आलेख का मतलब होता है कि अधिक से अधिक 2 शून्य। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो ये द्विघात बहुपद के आलेख हो सकते हैं, परंतु ये फोर्थ वाला क्वेश्चन या फोर्थ वाला जो दिया गया है इसमें, ये द्विघात बहुपद के आलेख बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके शून्य क्या हैं? 3 हैं, 1 2 3, क्योंकि एक सच को कितने स्थान पर काटता है? 3 स्थानों पर काटता है। ठीक, कर ले ना इसको, होमवर्क आप कर लीजिएगा, हमने बता दिया आपको। अब आप प्रश्नावली 2.3 देखिए। कौन सी प्रश्नावली? 2.3 आपकी किताब की है, ये लिखा गया है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, पहले में क्या पार्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है? px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 और gx बराबर x² - 2। तो क्या करना है? आपको भाग देना है। ठीक है, किसका भाग देना है? gx से भाग देना है px में। तो भाग कैसे देंगे, यह एक प्रश्न है। ठीक है, तो आप प्रक्रिया देखिए, एल्गोरिथ्म का भी थोड़ा सा प्रयोग होना चाहिए इसमें। ठीक, तो अब कैसे होगा एल्गोरिथ्म का प्रयोग, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर पर पहले का फर्स्ट। ठीक, अर्थात प्रश्न में क्या दिया? px भाग का निशान gx। px में किसका भाग देना है? gx का, अर्थात इस प्रकार x² - 2 और भाज्य क्या है आपका? x³ - 3x² + 5x - 3। तो सब भैया ध्यान देंगे, भाग हमने देखा, px में gx का भाग देना। ठीक है, px का मान आपका ये है और gx का मान ये है, अर्थात gx यहाँ पर क्या है? भाजक है और px क्या है? भाज्य है। तो ये ध्यान दे लेते हैं कि हम जब भाज्य लिखेंगे तो घात के घटते क्रम में लिखेंगे, ये ध्यान रहे। तो आप देख लीजिए, घात का घटता हुआ क्रम, इसमें 3 है घात, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, इसमें क्या घात है? 0 घात है। ठीक है, तो भाज्य को जब भी लिखेंगे तो घात के घटते क्रम में लिखेंगे, अर्थात मानक रूप में लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसी प्रकार भाजक को भी लिखेंगे, ठीक है। भाजक यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये बताइए क्रम से लिखा हुआ है। आप देखिए एक्स की घात 2 है, फिर इसमें एक्स की घात क्या लिखेंगे, ज़्यादा से शून्य, एक्स की घात 0 है, ठीक है। तो ये भी मानक रूप में, ये भी मानक रूप में, मानक रूप में अवश्य लिख देते हैं। अब मानक का अर्थ तो ये होता है कि भाई घात के घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो, लेकिन यहाँ पर आपको घात के घटते क्रम में ही लिखना है। अब आप भाग दोगे तो भाग में ये ध्यान देंगे कि जो भाज्य का पहला पद है, पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, ठीक है। तो भाज्य की जो बड़ी घात वाला पद है एक्स क्यूब है, और भाजक की जो बड़ी घात वाला है वो एक्स स्क्वायर है। इसी को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो भाज्य का जो कुल मिलाकर के भाज्य का जो बड़ी घात वाला पद है वो एक्स की घात 3 है, और जो भाजक का बड़ी घात वाला पद है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आप कभी भाग दिए हों तो आप जान रहे हो कि इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है, तो ये कट जाएगा ना, इसमें घात 1 बचे कि नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि बताइए भागफल का प्रथम पद क्या आएगा, तो हमारे हिसाब से तो एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक्स बार। बड़ी घातों को ध्यान में रख करके भाज्य के पद में जो सबसे बड़ी घात हो और भाजक के पद में जो सबसे बड़ी घात हो, उसी को ध्यान में रख करके भाग दिया जाता है, ठीक है। तो बताइए भाग कितनी बार गया, एक्स बार गया। अब एक्स का इसमें गुणा कर लो, तो इसमें गुणा करोगे इसमें, तो इसकी घात क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसकी घात 3 जब आएगा तो इस गुणा इसमें भी तो करोगे 2 में, तो माइनस 2x आएगा। तो माइनस 2x यहाँ कहीं है क्या, एक्स वाला पद, ये लिखा है माइनस, मतलब एक्स वाला पद है ना ये, तो उसी के नीचे आप लिख देंगे। अब आप घटाएंगे, क्योंकि घटाया जाता है तभी तो शेष आएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। आपने किया है ये भाग नवम में, इस प्रकार के भाग थे, कट गया। अब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, उतार देते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये ऊपर वाले पद का चिन्ह धन है, और जो ये बनाया है हमने आया है, ये ऋण के स्थान पर क्या चिन्ह हो गया है, धन। तो इसका चिन्ह धन है और ऊपर वाले का धन है, तो धन धन अर्थात सजाती पद भी हैं और चिन्ह भी समान है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ के आएगा 5 2 7, 7x। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा इसमें 5x, चिन्ह से क्या लगेगा, धन। और आगे वाला एक और पद है ना, ये इसको भी उतार देंगे। आप देख लीजिए, जब हमने उतार दिया है, जो लिखा है वो सब एक क्रम में है ना, घात के घटते हुए क्रम में है कि नहीं, ठीक लिखा हुआ एकदम फिट है। फिर इसके बाद अब आप इस पद को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो आप बताइए, हमको लगता है कि -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब -3 का इसमें गुणा कर दोगे तो -3x स्क्वायर आ गया। भाई यही लाने का उद्देश्य है, तो आ गया भैया -3 का मल्टीप्लाई करने से। -3 का -2 में कर लो तो +6 आएगा। तो +6 आप यही तो लिखोगे। अब आप घटा दो, घटाने में चिन्ह बदल दीजिए, तो कुल मिलाकर के ये कट गया। अब यहाँ बचेगा 7x। अब देखिए, इसका चिन्ह 3 का ऋण है, 6 का चिन्ह ऋण है, धन नहीं है, बदल गया है ना। तो ये भी ऋण, ये भी ऋण, तो समान चिन्ह हुए तो जुड़ेंगे। तो 6 3 9, चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा हो। तो 6 का चिन्ह क्या है इस समय वर्तमान में, माइनस है, तो ये है। अब आप देख लीजिए, जिससे हमने भाग दिया था, इससे भाग दिया था x² -2 से, तो उसकी जो घात है 2 है, और जो शेष फल आया है उसकी घात क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि भाजक की घात बड़ी हो और शेष फल की घात क्या हो, छोटी हो, तब भाग देना बंद कर देंगे। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि अब हम आगे भाग नहीं देंगे, ठीक है। तो भाग कब बंद करेंगे, जब भाजक की घात बड़ी हो और शेषफल की घात क्या हो, छोटी हो। छोटी होना अनिवार्य है, बराबर है तब भी देंगे भाग। अगर घात छोटी आ गई है तो भाग देना बंद कर देंगे। तो बताइए, इसमें भाग देना बंद करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि घात इसकी 2 है भाजक की, और इस बहुपद की जो शेष बहुपद बचा हुआ है उसकी घात क्या है, 1 है। अब भाजक जो था हमारा वो भी बहुपद था, इसकी घात क्या थी भाई, 2 थी।
अब ये बहुपद हो चाहे न हो, ठीक है, भाग देना है तो कुल मिलाकर के प्रक्रिया आपकी यही है। तो भाग देना सभी भैयाओं को आना चाहिए। अब बताइए भागफल क्या है यहाँ पर? भागफल ऐसा नहीं, ऐसा कर देते ना, आपने पढ़ा नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। बोलिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? यही तो आपकी एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका है कि नहीं है? अब आप बताइए भाज्य क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। भाजक क्या था आपका? x² माइनस 2 बोलो था। भागफल क्या आया है? x माइनस 3 और शेषफल क्या आया है? 7x माइनस 9। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि हमारा जो प्रश्न है उसमें भागफल बताना था और शेषफल बताना था। आप देख रहे हो कि ये आपका भागफल है, ठीक है, और ये आपका शेषफल है। तो क्या है ये? शेषफल। और ये क्या है आपका? भागफल। ठीक, और ये क्या है आपका? भाज्य। क्या है आपका? भाज्य। और ये क्या है? भाजक। ये सभी को पता है, तो इस प्रकार भाग दिया जाएगा। ये लिखना अनिवार्य नहीं है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आपको लिखना क्या है? भागफल और शेषफल। अब आप देखिए इसके सेकंड पार्ट, पहले का फर्स्ट पार्ट तो हमने बता दिया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको वह ईमानदारी से घर में करना है। आप देख लेना ध्यान से, यहाँ पर क्रम से लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन इसमें बेक्रम है। x² माइनस x प्लस 1 आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। x² माइनस x प्लस 1, तब भाजक बन जाएगा सही। इसमें क्रम से लिखा है, ठीक है। ये भी बेक्रम है, तो क्या लिखोगे? माइनस x² प्लस 2 लिख देना। भाजक को क्या लिखोगे? माइनस x² प्लस 2। ठीक, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 ईमानदारी से पूरा कर लेंगे। शेष धन्यवाद।